हेलो ऑल। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 11 की लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की कुछ इजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आने वाली वीडियोस में आप इससे डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें गॉर्डन कुक ने अपने परिवार के सफर के बारे में बताया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम कोशिश करते हैं इसके एमसीक्यूज को। पहला सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट दैट द ऑथर एंड हिज फैमिली वर सेलिंग इन। ऑथर यानी लेखक, तो ऑथर और उसके परिवार जिस बोट पे सेल कर रहे थे वो से बोट का नाम क्या था आपको बताना है। ऑप्शन ए वेव वॉकर, ऑप्शन बी सी फेयर, ऑप्शन सी विंड ब्रेकर एंड ऑप्शन डी ओशेनिक। आपने गेस कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेव वॉकर। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जब ये सफर शुरू हुआ इसके पहले कई साल लगे लेखक और उसकी पत्नी को इस सफर की तैयारियों के लिए। तो क्वेश्चन 2 इस पर आधारित है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ प्रिपरेशन डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ अंडरटेक बिफोर स्टार्टिंग देयर वॉयज। कितने साल तैयारियों में लगे लेखक और उनकी पत्नी को इसके पहले कि वो सफर या वॉयज में निकल सकते थे। आपके ऑप्शन है 15 इयर्स, 16 इयर्स, 7 इयर्स और 8 इयर्स। एंड द राइट आंसर इज 16 इयर्स, 16 साल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ओशन वर दे अटेम्प्टिंग टू क्रॉस ड्यूरिंग देयर वॉयज। वो जिस महासागर से सफर करने वाले थे उस ओशन का नाम आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन एंड सदर्न इंडियन ओशन। अब यदि आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों में ही सदर्न शब्द है, लेकिन सदर्न के साथ एक वर्ड लगा है इंडियन ओशन। सो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सदर्न इंडियन ओशन। अगला सवाल बहुत ही आसान है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स वाइफ। तो गॉर्डन कुक की पत्नी का नाम क्या था। मैरी, स्यू, हेलन या जेन। द राइट आंसर विल बी मैरी। मैरी उनकी पत्नी थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल उनके बच्चों के नाम पर है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द ऑथर्स चिल्ड्रन। बच्चों के नाम क्या थे हु वर विथ देम ऑन द जर्नी। ऑप्शन से जॉनथन एंड मैरी, जॉनथन एंड स्यू, जॉनथन एंड हेलेन या जॉनथन एंड जेन। तो ऑथर की वाइफ का नाम मैरी था और उनके बच्चों का नाम था जॉनथन एंड स्यू। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, When did the family set sail from Plymouth, England? यहाँ सेट सेल का अर्थ है कि सफर की शुरुआत कब की उन लोगों ने प्लाईमाउथ नाम के स्थान से जो कि इंग्लैंड में है। आपके डेट्स हैं जुलाई 1976, अगस्त 1976, सितंबर 1976 या फिर अक्टूबर 1976। और इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, जुलाई 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी दूरी उन्होंने तय की थी इस सफर में। हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स एक मेजरमेंट होता है जिसके यूनिट्स में हम नापते हैं समुद्र की दूरी को। डिड दे प्लान टू कवर ऑन देयर जर्नी। वो कितनी दूरी तय करने वाले थे, जिसके ऑप्शन है 100,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर या 110,000 किलोमीटर। तो यदि आपको याद आ रहा हो, द राइट आंसर विल बी 105,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, What problem did they encounter on January 2nd? दे यहाँ पे डिनोट कर रहा है लेखक और उनकी वाइफ और पूरे परिवार को कि कौन सी समस्या उनके सामने आ पड़ी और उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा जनवरी 2 को। क्या था, इंजन फेलियर, मासिव स्टॉर्म, लैक ऑफ फूड या क्रू सिकनेस। तो आप ये चार ऑप्शन को समझ रहे होंगे, या तो उनके इंजन फेल हो गए थे वेव वॉकर के, या एक बहुत बड़ा तूफान आया था मासिव स्टॉर्म, या भोजन की कमी थी, या फिर उनके जो सफर में क्रू थे, वो जो लोग थे वो बीमार पड़ गए थे। तो इसका ऑप्शन था मासिव स्टॉर्म, ये है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई वर द वेव्स
that the family encountered during the storm. अभी हमने बात की कि एक बहुत बड़ा तूफान आया, तो उस तूफान में जो वेव्स थी, लहरें थी, वो कितनी ऊंची थी? इसका आंसर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। और राइट आंसर आपको बुक के पेज 14 पे मिला होगा, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was injured when the boat was hit by the massive wave? तो जब ये 15 मीटर ऊंची वेव, बड़ी वाली वेव टकराई, तो किसे चोट लगी थी? इसके बारे में पूछा जा रहा है। इंजर्ड यानी चोट लगना। द ऑथर, क्या गॉर्डन कुक को चोट लगी थी, उनकी वाइफ मैरी को, उनकी डॉटर स्यू को, या फिर उनका बेटा जॉनथन? तो इसका राइट आंसर है स्यू। स्यू को इससे गहरी चोट सर पर लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the author use to repair the broken sections of the boat? ऑथर ने देखा कि जो नाव के कुछ अलग अलग हिस्से थे ना, वो टूट गए थे बहुत बुरी तरह से, और वो कोशिश करते हैं उसको रिपेयर करने का, मरम्मत करने की। तो उन्होंने कौन से सामान यूज किए थे, वो आप याद करने का प्रयास करें। वुड एंड नेल्स, सिर्फ लकड़ी और नेल से, कील से। स्क्रूज एंड कैनवस, कैनवस एक बड़े कपड़े को कहते हैं जिससे तंबू वगैरह बनाए जाते हैं। स्टील प्लेट्स, ग्लू एंड प्लास्टिक शीट्स, ग्लू हम गोंद को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस। इसके साथ उन्होंने कोशिश की थी मरम्मत करने की ब्रोकन सेक्शंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर डिड द फैमिली होप टू रीच टू रिपेयर देयर बोट आफ्टर द स्टॉर्म? जब स्टॉर्म खत्म हुआ तो फाइनली किस जगह पर जाना चाहते थे परिवार कि अगर वो पहुंच जाए तो वो अपने नाव की मरम्मति कर सकते हैं? और इसके ऑप्शंस हैं, ए केप टाउन, बी आइल एम्स्टरडैम एंड सी सिडनी। इसका राइट आंसर है एक द्वीप या आइलैंड जिसका नाम था आइल एम्स्टरडैम। क्वेश्चन नंबर 13, what did Jonathan say when he saw the author working on the repairs? जोनाथन यानी कि ऑथर का बेटा, उन्होंने क्या कहा जब पापा को काम करते हुए देखा, मरम्मत करते हुए देखा? वी आर गोइंग टू सिंक, क्या हम डूबने वाले हैं? यू आर डूइंग ग्रेट डैड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वी आरंट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब एक साथ हैं। या फिर आई विश वी वर होम, काश हम घर होते। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, जिससे कि कहानी का टाइटल भी लिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये किसने कही थी? गॉर्डन कुक के बेटे जॉनथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द फैमिली यूज टू डिटरमाइन देयर लोकेशन आफ्टर द स्टॉर्म? जब स्टॉर्म फिनिश हुआ, वो खत्म हुआ, तो उनको ये पता करना था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने किस डिवाइस का यूज किया? ऑप्शन है कंपास, जीपीएस, सेक्सटेंट एंड चार्ट्स, या रेडियो सिग्नल्स। इसका राइट आंसर होगा सेक्सटेंट एंड चार्ट्स। सेक्सटेंट जो है एक डिवाइस है जिससे कहीं ना कहीं वो क्षितिज और जो समुद्र है उसके बीच के डिग्री के हिसाब से बताता है कि कोई व्यक्ति समुद्र पे कहाँ पे है। तो राइट आंसर होगा सेक्सटेंट एंड चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15, What food did they rely on after their supplies were damaged? यदि आपको याद है कि बहुत दिनों तक इन लोगों ने भोजन नहीं किया था, तो जब उन्होंने फाइनली भोजन किया 2 दिनों के बाद में, तो उनके पास क्या था? ऑप्शन ए राइस एंड बीन्स, ऑप्शन बी कैंड मीट एंड बिस्किट्स, ऑप्शन सी ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स, या ऑप्शन डी फिश एंड सीवीड। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी कैंड मीट, जो बहुत दिनों तक चलता है वैसा मटन, मीट एंड बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड स्यूज इंजरीज अफेक्ट हर? जब तूफान की वजह से स्यू को चोट लगी, इंजरी लगी, तो उससे उस पर क्या असर हुआ? इसके ऑप्शंस देखिए। शी कुडंट वॉक, वो चल नहीं पा रही थी। शी कुडंट सी प्रॉपरली, वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। शी हैड अ सीवियर हेड इंजरी, उसके सर में बहुत गहरा चोट था। एंड शी हैड अ ब्रोकन आर्म, और उसका एक हाथ टूट गया था। तो यहाँ पे आंसर था कि उसके सर में इतनी बड़ी वो एक सूजन हो गई थी, एक बम्प हो गया था। तो इसे हम लोग कहेंगे शी हैड अ सीवियर हेड इंजरी, बहुत ही गहरा उसके सर पे चोट लगा था, इंजरी उसकी हुई थी, जिसके बाद में उसे तूफान के बाद वहां पहुंचने के बाद उसे टाके भी लगे थे।
Question number 17. How many kilometers did they cover in the first 3 days after the storm? यानी कि storm के पहले 3 दिन में उन्होंने कितनी दूरी कवर की थी? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? The right answer is 300 kilometers. Question number 18. What helped the family maintain their spirits during the ordeal? ordeal यानी कि जब आपकी परीक्षा होती है, तो यहाँ पे कौन सी परीक्षा हो रही थी? उनका टेस्ट हो रहा था जब तूफान आया हुआ था। तो परिवार ने कैसे अपने आप को उस ऑर्डिल को फेस करने में हेल्प किया? कौन से उनके वैसे स्पिरिट्स थे या उनकी सोच थी या उनका आत्मबल था? तो इसमें से ऑप्शन है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक एटीट्यूड या व्यवहार, सिंगिंग सॉन्ग्स गीत गाकर, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़कर, या टेलिंग स्टोरीज कहानियां कहकर। तो इसका राइट आंसर है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प द फैमिली वंस दे रीच द शोर? जब इनका परिवार तूफान के बाद आइल एम्स्टरडैम आइलैंड पर पहुंचा तो वहां पे उनकी मदद किसने की? लोकल फिशरमैन ने, वहां के जो लोकल मछुआरे थे उन्होंने, या किसी नेवी ऑफिसर में, या फिर वहां के रहने वाले जो वासिंदे थे लोकल पीपल उन्होंने, या फिर एक गुजरते हुए जहाज ने, अ पासिंग शिप यानी गुजरता हुआ जहाज? इसका राइट आंसर है द लोकल पीपल। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How did the author describe the waves during the storm? जब तूफान आ रहा था तो लहरें किस तरह से दिख रही थी, ये ऑथर डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर में। तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया वर्णन में? मॉन्स्ट्रस एंड मेनासिंग, जेंटल एंड रोलिंग, काम एंड सीरीन, या चॉपी एंड टर्बुलेंट? तो आपको वो एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढने हैं जिसको यूज किया गया है। तो उन्होंने अपने जो वेव्स है उसे कैसे बताया है? मॉन्स्ट्रस विशालकाय, और मेनेसिंग ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आप पर हावी हो जाएंगे, आपको बाधित कर रहे हैं हर तरह से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट अस गो टू फ्यू मोर क्वेश्चंस। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू हेल्प ड्यूरिंग द क्राइसिस? तो जब तूफान आया और ये इस तरह के क्राइसिस में पड़ गए ऑथर और उसकी फैमिली, तो बच्चों ने कैसे मदद की? कुक्ड फूड खाना बनाया, ऑपरेटेड द पंप्स पंप से पानी जहाज से बाहर फेंकने में मदद की, नेविगेटेड द बोट नाव चलाई, या फिर पैच्ड अप द बोट या रिपेयरिंग में हेल्प किया? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटेड द पंप्स। उन्होंने भी पंप से पानी बाहर निकालने में अपने परिवार की मदद की। Next is, what was the overall lesson that the author learned from this experience? इस अनुभव से आखिर ऑथर ने क्या सीखा? ओवरऑल जो लेसन था उनका, सबसे पहला ऑप्शन है नेवर टू गो सेलिंग अगेन। क्या उन्होंने ये तय किया कि मैं कभी भी अब सेलिंग या मैं किसी सफर पे नहीं जाऊंगा? द पावर ऑफ टीम वर्क एंड रेजिलियंस, कि यदि आप एक साथ एकजुट होकर काम करो और आप किसी भी हाल में हतोत्साहित ना हो, आप वापस फॉर्म में आ जाओ, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कि उनके प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी थी, उनको प्लानिंग करना चाहिए था। या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, कि कभी भी प्रकृति में क्या होने वाला है ये हम पूर्व से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इस स्टोरी का अगर आप ओवरऑल लेसन देखें तो तमाम बाधाओं के बाद भी गॉर्डन कुक ने अपने परिवार को सुरक्षित आइल एम्स्टरडम पहुंचाया। तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने जाना द पावर ऑफ टीम वर्क एंड रेजिलियंस, कि एक साथ कार्य करने से क्या लाभ हो सकता है। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द साइट ऑफ आइल एम्स्टरडम? ऑथर ने जब पहली बार देखा आइल एम्स्टरडम को, उन्हें बच्चों ने जगाया और कहा कि पापा आपने सही बताया था, हम आइलैंड पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने पहला जो दृश्य देखा आइलैंड का, तो क्या बताया था? अ पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती पर स्वर्ग, अ ब्लीक वोल्केनिक रॉक, एक बहुत हल्की सी दूर से दिखती हुई एक ऐसी जगह जो कि वोल्केनिक रॉक या फिर ज्वालामुखी के जो आसपास पाए जाने वाले पत्थर होते हैं उनसे बने हैं। अ लश ग्रीन आइलैंड, बहुत हरा भरा एक द्वीप। या फिर अ बैरन वेस्टलैंड, एक ऐसी जगह जमीन जो कि बिल्कुल बंजर है और वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर था अ ब्लीक वोल्केनिक रॉक, है ना? वो उन्होंने डिस्क्राइब किया था आइल एम्स्टरडैम को। टू मोर, व्हाट डिड द ऑथर एट्रीब्यूट देयर सर्वाइवल टू?
ऑथर के हिसाब से वो क्यों बच पाए? क्या वो उनका लक था, उनका स्किल और प्रिपरेशन था, हेल्प ऑफ अदर्स था, या देयर डिटर्मिनेशन एंड चिल्ड्रंस करेज? तो सभी में कुछ ना कुछ तो चीजें थी, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का कि उनका सर्वाइवल, वो बच सके क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था, देयर डिटर्मिनेशन। आप अगर निश्चित तौर पे ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, एंड द चिल्ड्रंस करेज, बच्चों के कहीं ना कहीं हौसला अफजाई ने भी उन्हें इस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत दी। और इस वीडियो की अंतिम जो क्वेश्चन है वो है, what happened after the hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins? जब सारी लहरें टकरा रही थी नाव से, उस वक्त में जो हैंड पंप्स था वो सारे ब्लॉक होने लगे, है ना, वो जाम होने लगे, क्योंकि जो आसपास कचरा तैर रहा था, डेब्रिस फ्लोट हो रहा था, कचरा तैर रहा था केबिन में, वो उसे काम नहीं करने दे रहे थे। तो आखिर लेखक ने क्या किया? द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। क्या ऑथर ने एक इलेक्ट्रिक पंप को जोड़ा आउट पाइप से ताकि वो लगातार पानी को बाहर निकाले? या वो उन्होंने एक बकेट या बाल्टी के सहारे से किया, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बकेट यानी बच्चों बाल्टी? या बाय रिपेयरिंग हैंड पंप, क्या उन्होंने अपने हैंड पंप को रिपेयर किया? एंड द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप, या उन्हें एक और बेहतर हैंड पंप मिला? तो ये राइट आंसर होगा। कुछ पंप्स तो उनके लहर के वजह से ही बाहर गिर चुके थे पानी में, लेकिन द राइट आंसर इज कि एक इलेक्ट्रिक पंप उन्हें याद आया जो उनके पास था चार्ट रूम में, तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से। राइट आंसर इज 25A, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। तो ये थे आपके 25 इजी सवाल इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में आप इससे डिफिकल्ट सवालों को मेरे साथ हल करने का प्रयास करें। थैंक यू।